साथियों नमस्कार। मैं दिव्यांगम चैनल के लिए प्रवीण सिन्हा इस त्योहारों के मौसम में, इस जन्म तिथि के मौसम में, इस पुण्य आत्माओं को याद करने के मौसम में आपका इस भयंकर सर्दी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मकर संक्रांति है। ये वो पर्व है जो पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना और पहचाना जाता है। अभी हम लोगों ने हाल ही में गुरु पर्व मनाया, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया। कल जो बीत चुका है, इसमें हम लोगों ने सामाजिक एकता और सद्भाव के साथ लोहड़ी मनाया, जो पूरे देश में अलग अलग नामों के साथ मनाए जा रहे हैं ये त्यौहार। इन त्योहारों के मौसम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। साथियों, ये तो हुए सामाजिक और धार्मिक पर्व। एक बहुत बड़ा पर्व अभी हमारे सामने आने जा रहा है, जिसको लोकतांत्रिक पर्व हम लोग कहते हैं। जी हाँ साथियों, लोकतांत्रिक पर्व पर के अवसर पर कल बीते बृहस्पतिवार को हमारी न्यूज़ रीडर छोटी बहन फौजिया खान ने भी आपको इत्तला दी कि आगामी फरवरी के महीने में हिंदुस्तान के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें अपने उत्तर प्रदेश भी शामिल है और इस लोकतांत्रिक पर्व के बीच में एक बहुत बड़ी महामारी अपना घर बढ़ा रही है, अपनी पैठ बढ़ा रही है। जी हाँ साथियों, हम ओमिक्रॉन और कोरोना की बात कर रहे हैं। मगर 5 साल में होने वाले इस लोकतांत्रिक पर्व का भी हमको विशेष ध्यान और ख्याल रखना है कि ये हमसे किसी तरह से न छूटे। हम सभी लोग जाएंगे पोलिंग बूथ पर, वोट डालने जाएंगे और सभी लोग मास्क लगाकर जाएंगे, 2 गज की दूरी बना करके वोट डालेंगे, लेकिन वोट जरूर डालेंगे। ये हमारा राजनीतिक देश के साथ मौलिक अधिकार है। साथियों, इस लोकतांत्रिक पर्व में हमारे सामने कई विकल्प आएंगे। मैं किसी चुनाव चिन्ह के विषय में बात करके विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं खासकर अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं अगर, तो यहाँ पर जो भी मुख्य पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जो चुनाव के बीच में आपके से संपर्क करेंगे और आपसे लोक लुभावन वादे भी करेंगे। मैंने इस दिव्यांगम चैनल पे अपने सबसे पहले एपिसोड में आपसे एक मांग रखी थी। अगर आपने वो मांग हमारी मानी होती और उस विषय पर एक ध्यान दिया होता ज़रा सा, तो आज न केवल देश और प्रदेश के हालात बदले होते, बल्कि हमारी और आपकी सामाजिक स्थिति भी बदली होती। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही याद किया आपने, बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे। मैं बात कर रहा हूँ RTI एक्ट की, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। जी हाँ, मैंने RTI के तहत आपसे एक निवेदन किया था कि आप अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, लोकसभा के सभी सांसदों से, अपने अपने राज्य के विधानसभा सदस्यों से, अपने अपने क्षेत्र के नगर पालिका अध्यक्षों से, अपने अपने क्षेत्र के BDC सदस्यों से, अपने अपने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों से और अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान भाइयों से हमने आपसे एक अपील की थी कि आप इन सभी जनप्रतिनिधियों से सूचना के अधिकार के अंतर्गत
केवल उनसे ये मांग करें, उनसे केवल इतना पूछें कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में जो विकास निधि प्राप्त की, उसका जो विकलांग कोटा आपका निर्धारित है, उस धनराशि का आपने क्या करा। आज एक बार फिर से आपके पास समय आ गया है कि आप अपने क्षेत्र के जो 425 विधायकों को चुनने जा रहे हैं, कुछ राज्यों में 40 है, कुछ राज्यों में 32 है, कुछ राज्यों में 70 हैं। मैं सबसे एक अपील कर रहा हूं, सभी राज्यों के दिव्यांग भाई बहनों से एक अपील कर रहा हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने राज्य के एक एक विधायक से सूचना के अधिकार में पहले ये मांग करें कि आपने अपने इस पिछले कार्यकाल में 2017 से 2022 तक जो कार्यकाल रहा, इसमें आपने अपने क्षेत्र की विकास निधि का क्या खर्चा किया, और उसमें जो 3%, 4% का जो विकलांग कोटा निर्धारित है कि इस धनराशि को आपको विकलांग बंधुओं के हितों में ही खर्च करना है, आपने इस धनराशि का क्या करा। अगर आप इसका ब्यौरा हमको लिखित में दे रहे हैं तो हम आपको वोट करेंगे, और नहीं करेंगे अगर आप हमको ब्यौरा नहीं देंगे तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ हम लोगों को एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है। हमारा जो वोट करने का मानक है, वह मानक सबसे पहले, चूंकि हमारा संपर्क अपने सूबे के मुख्यमंत्री से ना के बराबर होता है, हमारा संपर्क अपने सूबे के मंत्रिमंडल से ना के बराबर होता है, हमारा अधिकतम संपर्क अपने क्षेत्र के विकास विधायक भाई से होता है। विधायक भाई से जब हमारा संपर्क होता है तो इसलिए हमारा एक पहला दायित्व बनता है कि हम सभी लोग अपने क्षेत्र के इस विधायक बंधु को उसकी योग्यता के आधार पर चुनें, पहला काम। दूसरा काम, उस अपने इन प्रत्याशी बंधुओं में जो भी हमारे बीच में लोग आ रहे हैं, हमसे संपर्क कर रहे हैं, उनकी समाज में छवि क्या है, उस पर विचार करें। और तीसरा जो सबसे अहम बिंदु निकल के सामने आता है, वो ये आता है कि अगर हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि को चुन के भेज रहे हैं तो हमारी कौन सी राजनीतिक पार्टी सूबे में बड़ी हो रही है, किसकी सरकार बनेगी। कहीं ऐसा ना हो कि खिचड़ी सरकार बने जिसमें ना दाल की गिनती ना चावल की गिनती। मतलब स्पष्ट है कि अगर हमको स्पष्ट बहुमत चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि अगली सरकार 5 साल पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करे, तो हमको एक मजबूत सरकार चाहिए। उस मजबूत और टिकाऊ सरकार के लिए हमको एक स्वच्छ छवि वाले नेता चाहिए। अगर हमको स्वच्छ छवि वाले नेता चाहिए तो उनकी लोकप्रियता उनके क्षेत्र में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई माफिया बंदूक के जोर पर आपके बीच में आपसे वोट मांग रहा है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जो नंबर 2 की रकम ला करके आपको रोटी और बोटी और दारू के चक्कर में बहला करके आपसे वोट मांग रहा है। आपको इन भ्रांतियों से बचना है। इन भ्रांतियों से बचते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को का चयन करना है। ये केवल एक उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये फरवरी के महीने में होने वाले 5 राज्यों में जहाँ जहाँ भी लोग दिव्यांगम चैनल देख रहे हैं, वहाँ सभी लोग मेरी इस अपील को बहुत ही गंभीरता से लें। अब बात आती है ओमिक्रॉन और नए वोटर्स की। जी हाँ, अगर आपके क्षेत्र में, हालांकि अगर शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, ओमिक्रॉन और कोरोना इस समय पूरे देश में हाहाकार मचाए हुए है। इस बीच में हम लोगों को वोट डालने जाना है। हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन मास्क लगाकर जाएंगे, 2 गज की दूरी बनाकर जाएंगे। प्रयास करेंगे कि बैलेट मशीन को छूने से पहले और बैलेट मशीन को छूने के बाद हम लोग अपने हाथ को सैनिटाइज करें। और इस बैलेट मशीन के अलावा हम किसी और चीज़ को
वहाँ पर हाथ ना लगाएं। जी हाँ, इस तरह से हम कोरोना को भी जीतेंगे और लोकतांत्रिक पर्व में भी हमारी विजय होगी। और तीसरा एक नया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण का बात है कि जो हमारे युवा वोटर्स हैं, चाहे वो सकलांग बंधु हों या हमारी तरह दिव्यांग व्यक्ति हों, उन सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में बढ़ाना न केवल सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी है, बल्कि ये हमारी भी नैतिकता के आधार पर प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे घर में हमारा कोई छोटा भाई अगर अभी हाल ही में 18+ में हुआ है, हमारा बेटा अगर 18+ में हुआ है, हमारे घर का कोई नया सदस्य या पड़ोस का कोई एक नया व्यक्ति 18+ में हुआ है, तो उसके वोट डालने की हमको व्यवस्था करनी है। उसका नाम हमको अपने संबंधित बूथ पर जा कर के हमको उसके लिए आवश्यक दस्तावेज उस बूथ तक पहुंचाने हैं और उसका नाम वोटर लिस्ट पे जोड़ना है। जी हाँ, और आपको एक बात और बता दें कि सरकार ने एक व्यवस्था की है कि जो दिव्यांगजन गंभीर रूप से दिव्यांग हैं या जिनको चलने फिरने में खासी दिक्कत हो रही है, उनके लिए घर से ही वोट डालने की व्यवस्था सरकार ने बनाई है। इसके लिए जो दिव्यांग भाई चल सकते हैं वो जा कर के वहाँ व्यवस्था कैसी हो रही है इस पर इसकी जानकारी लें। और अगर किसी के घर में कोई ऐसा दिव्यांग व्यक्ति है जो घर के बाहर निकलने में कमज़ोर है, ज़रा निकलने में उसको मुश्किल पड़ती है, तो वो अपने बेटे के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, अपने बड़े भाई के लिए लोकल लेवल बूथ तक जाएं और जा कर के उचित जानकारी लें कि आखिर उसको घर पर वोट डालने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, कैसे वो वोट डाल सकता है। और यही व्यवस्था सरकार ने केवल दिव्यांगजनों के लिए नहीं की है, उन वृद्धजनों के लिए भी की है जिनको भीड़ में काफ़ी परेशानी होती है, सड़क पर चलने में परेशानी होती है। और अब तो हमको 65 साल से ऊपर की जो हमारी सामाजिक और पारिवारिक धरोहर हमारे वृद्धजनों के रूप में हमारे बीच में है, उसको हमको ओमिक्रॉन और कोरोना से भी बचाना है। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि सरकार ने जो सहूलियतें हमको वोट डालने के नाम पर दी हैं, सरकार ने जो सहूलियतें हमको एक अधिकार के रूप में दी हैं, उन सहूलियतों का हम प्रयोग करें और प्रयोग करने के साथ साथ लोकतांत्रिक पर्व पर विजय मनाएं, लोकतांत्रिक पर्व को हम जीतें और ओमिक्रॉन और कोरोना को भी हम जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से चलने से पहले कोरोना के मद्देनज़र केवल एक इतनी सी गुजारिश करूंगा कि आप लोग घर से बाहर तभी निकलें जब परिवार को ज़रूरत हो कि कोई एक सदस्य घर से बाहर जाए। और हाँ, बिना मास्क के ना जाएं। घर में आने से पहले अपने हाथ को, अपने शरीर को, अपने पैरों को अच्छी तरह से पानी से धुलें। यदि पानी मिलने में कहीं किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप सैनिटाइज करें, अपने आप को सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। याद रखें, हमको 2 लड़ाई फरवरी के महीने में जीतनी है, मार्च के महीने में जीतनी है 2 लड़ाई। एक, लोकतांत्रिक पर्व को मजबूती के साथ मनाना है और दूसरा, उतनी ही मजबूती और उतनी ही आत्मशक्ति के साथ कोरोना को हराना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।